नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीएमए ज्ञान पर। और आज हम पहले की तरह लेके आए हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो रिलेवेंट चेंजेस हुए हैं उस पर हम सीरीज नंबर 5 लेके आए हैं। जिसमें कि आज हम आपसे बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि ऐसी कौन कौन सी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत जिनकी रिपोर्टिंग डिफरेंट गवर्नमेंट एंटिटीज को करनी जरूरी है। चाहे वो रजिस्ट्रार चाहे वो रजिस्ट्रार आपकी जहाँ पे रजिस्ट्री होती है, मकान वगैरह की, दुकान वगैरह की, प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, वहां पे रजिस्ट्रार को बताना हो, बैंक्स को बताना हो, इनकम टैक्स बैंक्स के द्वारा इनकम टैक्स को बताना हो। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं वो कुछ ऐसी सर्टिफाइड सर्टेन ट्रांजेक्शन होती हैं जिनकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को करती है। इसका नाम पहले एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न था, जिसका नाम बाद में चेंज होकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रख दिया गया है। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इस एआईआर को या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एज इट इज लिया गया है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। इसमें कि आज हम आपसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? सेक्शन 508 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि प्रीवियसली नोन एज एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के बारे में जाना जाता था, जिसको एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है जिसमें कि इनकम टैक्स एक्ट को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है फॉर सर्टेन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बाय सर्टेन गवर्नमेंट एजेंसीज। जिसमें कि बैंक्स आते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज वाले आते हैं, और म्यूचुअल फंड, शेयर्स, डिवेंचर्स, कंपनियां, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जो कि इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते हैं। ये रिटर्न हर साल 31 मई तक भरनी जरूरी होती है। ठीक है, पहले फॉर्म नंबर 61A था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, अब फॉर्म नंबर 165 हो गया है। तो दोस्तों, ये हमारा जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में छोटा सा ओवरव्यू। अब हम ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जाएंगी, और उनके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन अननेसेसरली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ना चले जाए। क्योंकि इसमें ये चीज है, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में गई है और आपने अपने उसे इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया है, तो डेफिनेटली वो केस स्क्रूटनी में आएगा। तो सबसे पहले क्या है, यदि आप बैंक से कोई डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं जिसमें कि बैंक को आप कैश पे करते हैं और डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए कहते हैं, उसकी लिमिट 10 लाख रुपए है अगर पैन अवेलेबल है, और 5 लाख अगर पैन अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर इससे ऊपर की लिमिट का डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवाया जाता है कैश देके, तो उसकी रिपोर्टिंग बैंक जो है इनकम टैक्स को कर देगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। और यदि आपने इस तरह की ट्रांजेक्शन को अपनी रिटर्न में नहीं लिया है आईटीआर में, तो वो जो है स्क्रूटनी में केस आ सकता है। बेटर ये रहेगा इससे कम अमाउंट का डीडी बनाए। कई बार हम डिफरेंट अमाउंट का डीडी बनाने, मतलब छोटे छोटे अमाउंट का डीडी बनाते हैं, तो वो इकट्ठा जुड़ के भी अगर 10 लाख या 5 लाख से ज्यादा हो जाता है तो इसके अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, इसके अंदर रिपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिपॉजिट या विड्रॉ करना कैश करंट अकाउंट से। कुछ बिजनेस ट्रैक्शन ऐसी होती हैं या बिजनेस एंटिटीज ऐसी होती है जिसमें कैश की बहुत ट्रैक्शन होती है, तो उसमें करंट अकाउंट में कैश काफी आता है। तो 50 लाख की लिमिट है, यदि इससे ऊपर की लिमिट होकर हो जाती है तो वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रैंजेक्शन के अंदर रिपोर्टिंग हो जाएगी। और अगर वो हमारे टर्नओवर से मैच नहीं करती ट्रांजेक्शन, यानी कि 50 लाख से ऊपर का अगर हमने कैश लिया है तो टर्नओवर उसके आसपास होना चाहिए, यदि टर्नओवर उससे कम होता है तो वो केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट हो सकता है। अगेन, ये कॉमन हम सभी के लिए, अगर हम सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो 10 लाख की लिमिट है अगर पैन अवेलेबल है, अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो 5 लाख की लिमिट है। तो अगर हम सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो डिपॉजिट करें या विड्रॉ करें, चाहे वो थोड़ी थोड़ी करके करें या एक साथ करके करें, तो वो इसमें आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर पहली बात तो इस तरह की हम कैश ट्रांजेक्शन ना करें अपने सेविंग अकाउंट से। अगर हमें करनी भी पड़ती है तो हम जो है लिमिट इसकी कम रखें, यानी कि 10 लाख से लिमिट कम रखें, और हो सके तो अवॉइड करें। और दूसरी चीज जो है, आपको ये जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना पड़ेगा क्लियरली। ठीक है, तो ये आपका सेविंग अकाउंट के रिगार्डिंग ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल्स। यदि आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स 10 लाख रुपए से ज्यादा की यदि आप पेमेंट करते हैं, तो जो भी क्रेडिट कार्ड इश्योर कंपनी या बैंक है वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स को दे देगी। तो वो आपकी इनकम टैक्स में चली जाएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख से कम हो। और उसके अलावा उसके बाद जो है, आपको अपने ट्रांजेक्शन्स में, यानी कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न है, अगर उसमें ऐसे कोई खर्चे हैं तो अकॉर्डिंगली उसको आपको रिपोर्ट उसी तरीके से करना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करे।
उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डिवेंचर्स इन शेयर, 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है बॉन्ड डिवेंचर्स या शेयर्स में, तो जिस कंपनी के बॉन्ड डिवेंचर्स और शेयर्स लिए हैं, तो वो कंपनी रिपोर्ट कर देगी इनकम टैक्स को इस ट्रांजेक्शन को आपके नाम से। तो अपनी आईटीआर में ध्यान रखना है इस चीज के लिए। बाईबैक ऑफ शेयर्स, यदि ओपन मार्केट के अलावा कोई और कंपनी बाईबैक ऑफ शेयर्स करती है, तो उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को जाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, यानी कि आपने इश्यू किए हुए शेयर को वापस खरीदना। नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी आजकल बहुत हम खरीदते हैं फॉरेन में पेमेंट करने के लिए, फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए। तो फॉरेन करेंसी जो है 10 लाख से ज्यादा की अगर है, पैन अवेलेबल है तो 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख या उससे ज्यादा, और पैन अवेलेबल नहीं है तो 5 लाख या उससे ज्यादा की अगर होती है, तो उसकी रिपोर्टिंग इस वाली रिटर्न्स के अंदर कर दी जाएगी। तो वो ध्यान रखने की जरूरत है। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू 45 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी कि जिसपे स्टैम्प ड्यूटी मतलब आपकी जो सर्कल रेट है, यानी कि जिसपे हम रजिस्ट्री कराते हैं, वो 45 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसकी रिपोर्टिंग चली जाएगी। पहले ये 30 लाख रुपए था, अब इसको इसमें 45 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 30 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी की रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, यहाँ पे 45 लाख हो गया है, तो ये थोड़ा सा चेंज है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो वहां पे चली जाएगी इनकम टैक्स में। फिर है परचेज ऑफ स्टैम्प पेपर, 2 लाख और मोर, यदि आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा के स्टैम्प पेपर रखे हैं, तो वो 2 लाख, तो वो इस वाले फॉर्म में रिपोर्टिंग करेगा आपका, जिसने जहां से स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन जहां से स्टैम्प पेपर इशू होते हैं, वो वहां पे रिपोर्टिंग करेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे अगर हाई वैल्यू, अगर आप कोई हाई वैल्यू प्रीमियम की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, तो 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम अगर आप पे करते हैं, अगर पैन अवेलेबल है, और अगर 2.5 लाख रुपए अगर पैन अवेलेबल नहीं है, तो यानी कि अगर आप इतना प्रीमियम पे करते हैं, इतना या उससे ज्यादा, तो उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। फिर है, अगर 2 लाख रुपए से कोई किसी का आप ज्यादा कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं आप, तो उसकी रिपोर्टिंग जो आपको सेलर है वो वहां पे इनकम टैक्स में कर देगा। फिर उसके बाद बैंक डिपॉजिट, यदि 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कोई बैंक डिपॉजिट आपने करवाया है, तो वो भी इंफॉर्मेशन इस रिटर्न में चली जाएगी, यानी कि वो बैंक है जिससे आपने लिया है, कंपनी वो रिपोर्टिंग कर देगी। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि डिपॉजिट हम लें तो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में उसको प्रॉपरली शो कर दें। तो अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन यदि आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में शो नहीं करते, तो स्क्रूटनी लगने का चांस रहता है, स्क्रूटनी में केस आने का चांस रहता है। फिर उस टाइम पे आपके ऊपर ज्यादा पेनल्टीज वगैरह इंपोज हो सकती हैं। तो ये ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें कई बार हमें लगता है कि इनकी रिपोर्टिंग नहीं होती है, बट यो जो एजेंसी इनके जिनके साथ हमें डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसी, वो आगे इनकम टैक्स को रिपोर्ट करती रहती है। तो आपको इन फ्यूचर कोई भी इस तरह की ट्रांजेक्शन करें, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप उसको प्रॉपरली अपने रिटर्न में डिस्क्लोज करें, प्रॉपर उसका सोर्स रखें कि वो पैसा कहाँ से आया है, या इन्वेस्टमेंट अगर मैंने किया है या कोई ट्रांजेक्शन किया है, उसका प्रॉपर मेरे पास इनकम का सोर्स होना चाहिए, अपने अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए, ताकि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता सकें, और अपने इनकम टैक्स के रिटर्न भरते हुए ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज को मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।